नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में आदिकाल यानी वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल को कवर किया है, उसी तरीके से आज के इस वीडियो में हम उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल को कवर करेंगे और उसकी विशेषताएं जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीति काल या जिसे उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, इसका समय संवत 1700 से 1900 ईसा निश्चित किया गया है। हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ है, इसलिए रस और अलंकार आदि के बहुसंख्यक प्रयोग को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा गया है। इस काल के लिए सभी रचनाकारों के अपने अपने मत थे और उस मतानुसार इन्होंने इस काल को अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि मिश्र बंधुओं ने इस काल का नाम अलंकृत काल रखा है, क्योंकि इनके अनुसार इस काव्य में अलंकार की प्रधानता थी। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल का नाम दिया है, क्योंकि इनके अनुसार यहाँ की काव्य रचनाओं में श्रृंगार रस प्रधान था। यह युग मुक्तक रचना का युग रहा है। मुख्यतः काव्यत्व, सवैये और दोहे इस युग में लिखे गए हैं। रीतिकाल काव्य राज दरबारों में लिखा गया है, अतः इसमें राजाओं और आश्रयदाताओं का वर्णन है। कवि राजाश्रित होते थे, इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी रही, जिसके फलस्वरूप इसमें चमत्कार पूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा मिलती है। साहित्य सृजन के साथ ही अलंकार आदि काव्यांगों की समीक्षा भी हुई है। श्रृंगार को रसों का राजा मानकर साहित्य में इसे प्रधानता दी गई है। रीति काव्य मुख्यतः मानसल श्रृंगार का काव्य है, जिसमें नर और नारी के जीवन के रमणीय पक्षों का सुंदर उद्घाटन हुआ है। अधिक काव्य मुक्तक शैली में है। मुक्तक शैली से तात्पर्य उन छंद या पंक्तियों से होता है जो कि अपने आप में पूर्ण होती हैं और उन्हें खुद के व्याख्यान के लिए किसी अन्य छंद या पंक्ति की आवश्यकता ना हो, उन्हें मुक्तक शैली कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। याद रखिएगा, रीति काल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी जी को माना गया है। इनकी रचना कविकुल कल्पतरु, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कविकुल कल्पतरु। रीति काल को समझने के लिए भी इसका विभाजन 3 रूपों में किया गया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध रचनाओं की बात करें तो रीतिबद्ध रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। अगर हम इनके कवियों की बात करें तो केशवदास, सेनापति, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर ये प्रमुख कवि रीतिबद्ध रचनाओं के थे। रीति सिद्ध रीति की स्वतंत्र काव्य रचनाएं होती हैं। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी का नाम सर्वप्रथम आता है। रीति मुक्त रचना रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त होती है। रीति मुक्त कवियों में रसखान, घनानंद और पोत ये प्रमुख रचनाकार हैं। रीति कवियों में लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ दोनों ही आते हैं। लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ दोनों ही आते हैं। हम लक्ष्य ग्रंथ की बात करें तो काव्य शास्त्र की परिपाटी पर की गई काव्य रचना को लक्ष्य ग्रंथ कहा जाता है, यानी इसमें नाट्य काव्य का भी उपयोग किया जाता है और जब इन्हीं नाट्य काव्यों को लिखित रूप में निर्मित किया जाता है तो वे लक्षण काव्य हो जाते हैं। लक्ष्य काव्य ग्रंथकारों की बात करें तो सेनापति, बिहारी, रस, निधि, व्रंद ये प्रमुख लक्ष्य ग्रंथकार हैं, जबकि लक्षण ग्रंथकारों में केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम, भिखारीदास ये प्रमुख हैं। लक्षण ग्रंथों को रचने वालों को कवि आचार्य कहा जाता था। जो कवि इन लक्षण ग्रंथों को रचते थे उन्हें आचार्य कहा जाता था। राजा महाराजा और आश्रयदाता अब केवल काव्यों को पढ़कर या सुनकर ही संतुष्ट नहीं होते थे, अब वे स्वयं ही काव्य की रचना करना चाहते थे और इस समय इन कवियों ने ही आचार्य का कर्तव्य निभाया। रीति काल में 2 तरीके की शैलियां रहती हैं, एक रीति परक और एक रीति मुक्त। रीति परक की बात करें तो वे रचनाएं जो लक्षण और लक्ष्य की परंपरा में आती हैं उन्हें रीति परक कहते हैं, जबकि वे रचनाएं जो इन सभी परंपराओं से पूर्णतः या अधिकांशतः मुक्त हो वे रीति मुक्त रचनाएं होती हैं। इसमें हम बात करें सबसे पहले जो रचनाकार हैं बिहारी,
तो रीति सिद्ध कवियों में बिहारी प्रथम है। इन्हें श्री राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी केशव दास के पुत्र थे और इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। बिहारी निम्बाक संप्रदाय के थे। निम्बाक संप्रदाय जो कि वैष्णव संप्रदायों, 4 संप्रदाय थे वैष्णवों के, उनमें से एक होता है निम्बाक संप्रदाय। तो बिहारी इसी संप्रदाय से संबंधित थे और इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें दोहो और छंद प्रमुख हैं और इनकी भाषा ब्रज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूषण जी की। राष्ट्रकवि भूषण जो कि प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम का सहोदर माना जाता है। सहोदर यानी सगा संबंधी। तो भूषण को चिंतामणि और मतीराम का सहोदर माना जाता है। सोलंकी राजा रुद्र से इन्हें कवि भूषण की उपाधि मिली थी और छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल का शौर्य वर्णन भूषण की कविता का प्रधान विषय रहता है। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो शिवराज भूषण, शिवा वामनी, छत्रसाल दशक, ये प्रमुख रचनाएं भूषण जी की हैं। भूषण की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है और इनकी वाणी में ओज गुण भी दिखाई देता है। इनकी कविताएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। मतीराम जी की बात करते हैं तो मतीराम श्रृंगार रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये भूषण के भाई और बूंदी के राजा भाव सिंह के राजाश्रित कवि थे। मतीराम द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ ललित ललाम, छंदसार, साहित्यसार, रसराज आदि प्रमुख हैं। यहाँ हम रसराज की बात करें तो ये प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथों में आता है जिसमें रसों के बारे में चर्चा की गई है। घनानंद जो कि स्वच्छंद काव्य धारा के कवि थे, इनकी रचनाएं देखें तो सुजान सार, विरह लीला, काके सार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पे जो सुजान सार है तो कहा जाता है कि जो सुजान है वो उनकी प्रेयसी का नाम था। रीतिकालीन कवियों में पद्माकर भी जनप्रिय रहे हैं और उनकी मुख्य ग्रंथों में हिम्मत बहादुर, बरूदवली, जैसे वरुदावली और हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा ये प्रमुख रहे हैं, जिसमें से हितोपदेश ये पद्माकर का सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। अब हम सिखों के गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। ये भी रीतिकालीन काव्य के रचनाकार माने जाते हैं और इनकी प्रमुख रचनाओं में सुमित प्रकाश, सर्वलोक प्रकाश, प्रेम सुमार्ग और बुद्धिसागर प्रमुख हैं और इन्होंने कृष्ण उपासना से संबंधित कई छंद लिखे हैं और इनकी भाषा भी ब्रज भाषा रही है। तो इस वीडियो में आज हमने रीतिकाल और उसकी विशेषताओं और उससे संबंधित कवि और रचनाकारों के विषय में जाना है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching Study with Smartness. Please like, share and subscribe.